जो आप सेल्फलेसली काम करते हो ना तभी आ पाता है। जो आप किसी एक विजन के साथ काम करते हो तो अपने आप वो बिल्ड हो जाता है। ये उस टाइम नहीं पता चली थी चीज़ें, अब ये रियलाइज़ होता है ये सारी चीज़। मैं कॉलेज से जस्ट निकला था, बहुत ही कम पैसे कमा रहा था, मेरे को 20-25 हज़ार रुपये के अराउंड कमा रहा था, और मैंने अपना पहला एम्प्लॉई 70,000 रुपये में उस टाइम पर रख लिया। तो मैं लिटरल अपने एम्प्लॉई से मैं कम कमा रहा था। एक मैं काफ़ी बड़ा डिसीजन बोल सकता हूँ कि भाई कॉलेज के बाद मैंने एक जॉब नहीं ली, मैंने यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर लिया। उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई थी जो मैंने बहुत ज़्यादा खुद भी नोटिस करी कि इंडिया एक ऑर्गेनाइज्ड केओस रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सबको आपको एज अ पावर इस्तेमाल करना है, वेपन नहीं है, ठीक है। पर पकड़ के आप खुद ही को मारे जा रहे हो हमसे, तो फिर कैसे युद्ध लड़ रहे हो दुनिया में इसमें। सो हे गाइस, दिस इज भाई मंदरवाल, और आज के हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट सेशन के अंदर बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, टेक बर्नर। तो श्लोक, सबसे पहले यार शुक्रिया हमारे यहाँ पे आज इस सेशन के अंदर आने का। काफी सारे बच्चे हैं जो कि आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। और टेक में भाई ने एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मचा रखी है, अगर इनकी लैंग्वेज में बोले तो हम। और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि आपने जो लाइफ में किया उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। और मैंने भी यार पॉडकास्ट से पहले भी हम थोड़ी देर बैठे, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, और मुझे पर्सनल लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकती है। तो सबसे पहले कैसा हो और क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? मैं सबसे पहली बात तो डेफिनेटली एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ और मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी काम कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ कर रहे होते हैं। और मेरे को डेफिनेटली आप में वो चीज़ दिखती है, और मैं बात करके मुझे भी वो पॉजिटिव एनर्जी, वो इंस्पिरेशन, वो चाहे जो आप आपस में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रांड्स के थ्रू, वो मेरे को भी बहुत स्ट्रांगली फील होती है। इसीलिए मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पे बैठ के। मैंने बच्चों से पूछा आपको नेक्स्ट गेस्ट कौन चाहिए, और उसमें ऐसे ही टेक बर्नर लग गया, टेक बर्नर टेक बर्नर टेक बर्नर टेक बर्नर। मैंने कहा भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल क्रिएट है। तो सबसे पहले यार आप अभी अपने बारे में थोड़े, अगर मैं पूछूं कि कौन है टेक बर्नर, सबको पता है, पर अगर आपको मैं बोलूँ आप 1-2 लाइन में डिफाइन करें तो, और आपका लाइफ का गोल क्या है, किस लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन। टेक बर्नर जो लोगों को नहीं पता, हम वीडियोस बनाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और अगर मैं कोर डिफाइन करूं कि हम आपस में सामने से अगर एज अ ऑडियंस अगर आप देखो तो हम हंसी मजाक करते हैं, हम जोक मारते हैं, हम प्रोडक्ट को कवर कर देंगे, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं और बहुत ही वियर्ड चीज़ें करते हैं। कभी कभार जाके खाली स्विमिंग पूल में जाके लेट रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए, बट बेसिक एट द कोर हम एक चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हम कोई भी एक बंदा जिसके पास एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है वो वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा चेंज कर सकता है। और ये हमने अपने ब्रांड के थ्रू भी करा, जो आपस में लोग जितने भी काम कर रहे हैं सबकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो टेक है, चाहे वो कुछ भी है, हम ऐप बना रहे हैं, कुछ भी है, हमारा मेन इंटेंशन लोगों को एम्पावर करना, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना होता है। हम बहुत छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। तो अभी तक तो चल रहा है बढ़िया। देखते हैं इसमें ये टेक बर्नर जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई सोशल मीडिया के अंदर, सब हर एक बच्चे का एक सपना होता है। आप में से काफ़ी 9th 10th 11th 12th कॉलेज के अंदर होंगे, किसी को स्मॉल बिजनेस खोलना होगा, किसी को इन्फ्लुएंसर साइड में आना होगा, किसी को हो सकता है अपनी जॉब करनी हो। आपके अगर हम कितने साल हो गए हैं, कब स्टार्ट किया था? तो हमको बहुत साल हो गए। मेरे को मैंने स्टार्ट करा था वीडियोस बनाना अपने 11th स्टैंडर्ड में, और अभी मैं 25 साल का हूँ, तो हमको 8 साल के अराउंड हो गए। बट शुरू के 4 साल एकदम घटिया, मैं मतलब वो वर्ड भी क्या बोलूँ, हमने ऐसी वीडियो बनाई थी मैं खुद अभी भी ना देख पाऊँगा, मतलब मैं बना के खुद भी ना देख पाता। बट उनमें सब में एक चीज़ कॉमन थी कि वो किसी की हेल्प करने के लिए या फिर एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए। अब मेरे को रियलाइज़ होता है कि हमने उस टाइम पे ये सोच के बनाई थी, और इसीलिए ऑल्दो ग्रोथ बहुत स्लो थी स्टार्टिंग में, बट वो ग्रो हुआ, और धीरे धीरे हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई उस चीज़ की। और इस टाइम पे
हमारी ग्रोथ को अब वो फाउंडेशन आ चुकी है, अब कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे वो टेक में हो, चाहे अलग अलग चीज़ों में हो, जो वैल्यूज़ हैं, जो माइंडसेट है, जो लोग आपस में काम कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। और इस टाइम पे जो विश्वास है अपने ब्रांड को लेके, वो बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा। और आपके 4 साल हमारी जर्नी स्लो रही, तो उस टाइम जैसे बच्चों का ये होता है कि यार हमने चीज़ 1 महीने ट्राई कर ली, 2 महीने कर ली। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ओके, मान लो आपको कोई भी स्टार्ट करनी, पैशन आपको फर्स्ट डे नहीं पता चलता, आपको थोड़ा डाइव जाना पड़ता है, स्किन के अंदर घुसना पड़ता है, गेम में आप चलते हो तब आपको पता चलता है ओके मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ मैं इसे आगे करना चाहूँगा। 4 साल के अंदर काफ़ी बार वो फेज आया होगा कि यार छोड़ ना, कुछ और कर लेते हैं इसमें। तो उस टाइम आपने क्या सोचा, क्या विजन कुछ ले रखा था उसी डायरेक्शन में, या फिर बस हम कंसिस्टेंटली लगे रहे कि यार जब तक होगा नहीं तब तक मैं डालता रहूँगा? होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ करते हो, जैसे समझ लो आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप खाना इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको पसंद है, अब बनाते चले जा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनको एक चीज़ में पसंद होता है, बहुत प्यार होता है। और ऐसे मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों में प्यार था। मेरे को भी फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरे को एक्टिंग भी करनी है, मेरे को ड्रामेटिक्स में भी, मेरे को NGOs के लिए भी काम करना पसंद आता है, मेरे को बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है, सबके साथ ऐसी होता है। बट वो फाइंड करने में ना कि कौन सी चीज़ को लेके आगे बढ़ा जाए, उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा। उसमें मेरे को ऐसा फील हुआ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अपने लिए करी ना, ये मतलब डिज़ाइनिंग में अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद आता है स्टेज पे आना, लोग ताली बजाते हैं, भाई मज़ा आता है। सारी चीज़ें जितनी भी अपने लिए करी ना, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई। सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे मैं डिफाइन करता हूँ कि लाइक वैल्यू एक्सचेंज, या फिर मतलब मॉनेटरी रेवेन्यू कुछ क्रिएट हो जाए, या फिर एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए जो ग्रो कर सके। तो अलग अलग तरीके से हो सकती है, आपने भी करी है। बट वो मैंने जब दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू करा, यूट्यूब इसलिए शुरू करा ताकि सामने वाले लोगों को हेल्प हो जाए। तो चाहे वो मैं 4 साल कर रहा था, बट मुझे पता था कि इससे दिख रहा था कि सामने वाले लोगों की हेल्प हो रही है। 100 बंदों जो वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। तो मेरे को एक विश्वास था कि भाई ये 100 बंदों की लाइफ में चेंज आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा इससे। और वो विश्वास मेरे ख्याल से जो आप सेल्फलेसली काम करते हो ना, तभी आ पाता है। जो आप किसी एक विजन के साथ काम करते हो तो अपने आप वो बिल्ड हो जाता है। ये उस टाइम नहीं पता चली थी चीज़ें, अब ये रियलाइज़ होता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई 4 साल करते रहे कुछ हुआ नहीं, बोर नहीं हुआ। भाई उस टाइम सोचा ही नहीं था। उस टाइम तो मजे कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था। अभी भी वही सीन है। लॉन्ग टर्म गोल क्या सोचा? और आपने कहा कि अगर हम जैसे टेक बर्नर को देखते हैं तो एक फेस दिखता है कि ओके शायद एक व्यक्ति है जो कि सारी चीजें कर रहा है। अभी हमने बात करी पीछे तो मुझे पता चला आपकी एक टीम है। उस टीम का क्या रोल रहा है और किस प्रकार से फर्स्ट बंदे से लेके अब जो आपने टीम बनाई है या ऑफिस में शिफ्ट होने वाले हो, वो प्रोसीजर क्या रहा? तो कब लगा कि यार टीम बनानी पड़ेगी, अकेले से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और उससे क्या क्या वैल्यू एडिशन रहे, कितनी ग्रोथ में फर्क पड़ा? हाँ। जैसे बोला जाता है कि जेफ बेजोस अमेज़न को नहीं चलाते, पीछे उन्हें व्यक्ति चाहिए बहुत सारे। मैं भी एक चीज़, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा, बट मेरी लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस आए ना, वो तभी आए जब मैं एक ग्रुप में था जिसने मेरे को हेल्प करा उन चीज़ों को अचीव करने में। चाहे वो ड्रामेटिक्स में था, तो ड्रामेटिक्स में भाई हम सीख जाते हैं कि इससे एक्टिंग सीख लो, इससे फ़नी होना सीख लो। इससे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल में भी अकेले गोल नहीं मारा जाता, टीम के साथ ही। जब टीम बढ़िया खेलती है, चाहे वो इंडिविजुअल प्लेयर इतना अच्छा ना भी हो, पर टीम के साथ काम करने में ना वो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। मतलब वो 1+1 11 हो जाता है 2 की जगह। तो ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है। और हमारी जो इस टाइम पे कंपनी हमने क्रिएट करी है ना, बहुत ही ज़्यादा एक कोलैबोरेटिव कंपनी है। चाहे स्क्रीन पे खाली मैं दिखता हूँ, बट बहुत ज़्यादा काम होता है। और पहला एम्प्लॉई में एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये मैंने कहीं बताया नहीं है, कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो बहुत ही सिली डिसीजन मैं बोल सकता हूँ, बट मैं कॉलेज से जस्ट निकला था, बहुत ही कम पैसे कमा रहा था, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये के अराउंड कमा रहा था। और मैंने अपना पहला एम्प्लॉई 70,000 रुपये में उस टाइम पे रख लिया। तो मैं लिटरल अपने एम्प्लॉई से मैं कम कमा रहा था, बट मेरे को चाहिए था कि भाई मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं और ग्रो कर पाए।
तो धीरे धीरे करके वो माइंडसेट ना, जब आपस में एक क्रिएटिव टीम बन गई, इस टाइम पे हमारी टीम है 20 लोगों की, सब यूट्यूब पे नहीं काम करते, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बट वो टीम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। और वो मुझे कभी कभार शौक हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है बंदे, और मैं बहुत ही पर्सनली अटैच भी हूँ इस टीम से। तो वो सब मिलके जो काम करते हैं वो मैं अकेला कभी भी नहीं कर सकता था। मैं पहले सोचता था कि भाई मैं बेस्ट राइटिंग करता हूँ, मैं शूटिंग में मेरे को बहुत आता है, बट फिर मैं मिलता हूँ लोगों से तो रियलाइज तो भाई अब तो कुछ भी नहीं आता, ये बंदा तो भाई अलग ही लेवल। तो मैं ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जो मेरे को सरप्राइज करते हैं, भाई ये बंदा बहुत ही तगड़ा है। तो ऐसे ही लोगों को आसपास मैंने रखने की कोशिश करी जो मेरे को चैलेंज कर पाए, ऐसा है। टीम जब आप बिल्ड कर रहे थे, आपने कहा कि एक टीम बिल्ड करना और उस टीम को रिटेन कर पाना, वो एक अपने आप में एक प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में आप बताओ। जैसे काफ़ी बच्चों के ही होते हैं, कॉलेज के अंदर होते हैं, आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है तो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं कि यार जब तक 2 बंदे और मिलेंगे तब जाके 3-4 बच्चों का झुंड बना के हम कर रहे होंगे। अगर आपकी जर्नी में मैं देखूँ, शुरुआत में आपने पहले खुद शुरुआत करी, फिर आपने एक टीम बनाई, उससे आपका मल्टीपल टाइम्स हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वेट करना चाहिए शुरुआत में? क्योंकि हर व्यक्ति आप जितना हो सकता है इंस्पायर्ड ना हो, कहीं एक बच्चा बॉटल नेक बन रहा हो। जैसे मान लो आपने कस्टम पीसी बनाया, उसके अंदर सब कुछ बहुत तगड़ा और 2 GB की रैम है, तो वो चलेगा ही नहीं सारा उतना पावर पे। तो कहीं कोई एक चीज़ बॉटल नेक बन रही हो तो आपको उस चीज़ पे कितना है कि आप अकेले भागते हो, तेज भागते हो, फिर एक पॉइंट के बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए क्या, या फिर ये डोमेन टू डोमेन डिपेंड करता है? मैं तो बोलता हूँ सीधा कि जैसे हमको स्कूल कॉलेज में ना सिखाया जाता है कि भाई अकेले काम करना, और कॉम्पिटिटिव रहना सिखाया जाता है कि भाई एग्ज़ाम में बैठे हैं तो साइड वाले से नहीं देख सकते, ठीक है। फिर टीचर बता रही है तो मतलब एग्ज़ाम में बुक लेके भी नहीं बैठ सकते, मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते, तो एक चीटिंग है कि हम साथ वाले से हेल्प लेना चीटिंग है। और ये बिल्ड हो जाता है अनकॉन्शियसली ना, बिल्ड हो जाता है कि हमको भाई हम अकेले हैं रेस में, किसी से हेल्प नहीं ले सकते। मैं तो पढ़ाई में ज़्यादा मैं स्कूल के बाद 12th के बाद मैं खूब पढ़ाई कर दी, उसके बाद मैं मतलब छोड़ सा दिया था, मैं भाई फ्री हो गया था। तो मैंने वो माइंडसेट हटा दिया अपने दिमाग से। तो हेल्प लेना ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को हायर करना ही होता है, शुरू में दोस्तों से, दोस्त हैं और फ्री में काम कराओ, और क्या मम्मी पापा अकाउंट्स कर देंगे, मम्मी ये कर देंगी, मम्मी हेल्प कर देंगी थोड़ा करने में। तो लाइक वो टीम बनाया जा सकती है बिना पैसे के भी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हायर ही करना है टीम बनाने के लिए। काफ़ी सारे यंग लोग जो हैं जो कुछ चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस अकेले बनाना कोई तुक की बात नहीं, क्योंकि आप ले सकते हो हेल्प। ये लोग अच्छे हैं, वो हेल्प करेंगे। अगर आप दोस्तों से पूछोगे आ जा भाई वीडियो बनवा दे, वो भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई कैमरा पकड़ने के लिए, वो भी सीख जाएगा कुछ, हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर बन जाए, कुछ नहीं बताओ। तो वो मैं हेल्प तो लेता, मैं एकदम ही बेशर्म हूँ हेल्प मांगने में। कोई भी मेरे को दिख जाता है कि भाई ये है तो भाई कैमरा पकड़ ले, ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे। अगर मैं सीपी में जा रहा हूँ, मेरे को वीडियो बनानी है या कुछ करना है, इनिशियली कोई होता नहीं था, मैं तो किसी को हाई हेलो करके उसको कैमरा पकड़ा देता था, यार तू थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दे। और लोग हेल्प करते हैं बहुत कुछ। तो मैंने बना ली थी टीम क्योंकि मेरे को पसंद आता है लोगों के साथ काम करना। तो और अगर कोई एक क्रिएटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं इन्वेस्ट करना उसमें 100% विश्वास रखता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि भाई मैं अकेले 100 रुपये कमा पाऊँगा और एक क्रिएटिव को मैं समझ लो 50 रुपये भी देता हूँ, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं उसको 50 रुपये अपने 100 रुपये में जो कमा रहा हूँ उससे, क्योंकि वो 100 रुपये का वो 200 रुपये करवा देगा वो क्रिएटिव। वो क्योंकि हम साथ में मिलकर वो काम करेंगे, वो ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करेगा, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। तो चीज़ है कि साथ में काम ज़्यादा बेटर होता है। और विजन जो आप बता रहे थे कैसे साथ में रखना, मेरे ख्याल से जो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनको मेरे को रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे भी जाके कहीं पे भी काम कर सकते हैं, हर जगह उनको जॉब मिल जाएगी, बहुत टैलेंटेड है सब। बट मेरे साथ वो मेरे ख्याल से इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और मैं हेल्प कर रहा हूँ। हम सब साथ में एक चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को एम्पावर कर पाएँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन वही है कि हम एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर पाएँ, चाहे वो फनी टेक वीडियोज़ के थ्रू हो, बट वो एंड गोल है हमारा।
चाहे वो किसी भी एवेन्यू के थ्रू हो। बट आप भी जैसे बता रहे थे, मेरी भी बात हो रही थी, तो आपका भी एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था कि भाई करोड़ों लोगों में, हज़ारों करोड़ों आपने, मैं होप करता हूँ आप पहुँच जाएं। आप चाह रहे हो कि उनकी लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आए, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। वो खाली आप अपने लिए नहीं कर रहे ना, वो आप उन सब लोगों के लिए करते हो। तो उन जो साथ में लोग काम करते हैं उनको भी वो दिखता है कि भाई हम ये चेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वही एक इंस्पायरिंग चीज़ होती है जो रोक के लगती है लोगों को। बट हो सकता है भाई, मैं तो, मेरे को क्या ही पता। अभी जैसे बच्चे अपने को देख रहे हैं तो कोई एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं कह रहा है, और एक आज के दिन मार्केट में आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, और आज नहीं काफ़ी सालों से है ये। तो उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। काफ़ी बार पता चला आपने इंजीनियरिंग कर ली पर आप उतने स्किल्ड नहीं हो। ऑनेस्टली आप देखो, कंपनी हायर करने भी आए तो आपको करा नहीं सकती, आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, चाहे वो उसमें आप एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ देखें, कुछ भी देखें। इस पे आपका क्या टेक है कि आज का एक यूथ क्या सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे कि यार वो वैकेंसी निकालेंगी? हम ऐसे ऐसे देखते हैं कि यार एसएससी के अंदर 2-2 3-3 साल बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, बच्चा 200 में से 200 ला रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो क्या हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहें या कोई और रास्ता है इस चीज़ को बीट करने का? जैसे आपने कहा आप 20 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप 20 को तो श्लोक ने देख लिया, आप उनको वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आपने एक स्ट्रॉन्ग विजन ले लिया, और वो 20 कल को 200 बढ़ेंगे, आपने 200 देख लिए। क्या हम उस एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस की डायरेक्शन में जाएं? एक फैक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उधर लगभग 1 करोड़ मिलियनेयर्स हैं, उनमें से 90% खुद का काम करते हैं। स्मॉल बिजनेस या सोलोप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, सिर्फ 10% लोग प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स। तो क्या टेक है आपका इस पे? मेरा टेक बहुत सिंपल है कि हम, जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह रहता हूँ कि हम, जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करा है और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई मेरे को पसंद है अपना काम करना, सारी चीज़ें करना, बट काफ़ी सारे लोगों को नौकरी करना ही पसंद होता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ हमको रिलाई नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ एज अ, ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ आसपास, सब उसको एज अ डिसएडवांटेज लेते हैं कि भाई इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो सारे, मैं आसपास मेरे जितने दोस्त हैं सब मैं देखता हूँ, सब कोई एग्ज़ाम दे के बाहर चले जाते हैं कि हम बाहर पढ़ेंगे, बाहर जॉब है, लाइफस्टाइल तगड़ा है, बढ़िया है। तो इंडिया के बाहर की मैं बात कर रहा था। बट मेरे को लगता है कि भाई वो तो एक डिसएडवांटेज है कि वो तो डेवलप्ड है नेशन, कि अगर आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो, इंडिया भाई डेवलपिंग कंट्री है, जो सेटिस्फैक्शन, जो फुलफिलमेंट लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने में मिलेगा, जो 10 साल में, अगर 20 साल में अगर आप टाइम स्पेंड करो एक बिजनेस क्रिएट करने में जो इंडिया में, उसकी जो ग्रोथ है इंडिया में, और जो यूएस या फिर बाकी कंट्रीज में ग्रोथ है एक बिजनेस की, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ में। इंडिया इस टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये मोबाइल, सबसे ज़्यादा मोबाइल इंडिया में बिकते हैं, उसके बाद इंटरनेट यूज़र सबसे ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी बिजनेसेस इंडिया आ रहे हैं, और हमारा यूथ जो है वो इंडिया को छोड़ के बाहर जाए। तो मेरे को एक चीज़ वो समझ नहीं आती, बट पर्सनली मैं तो भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है मेरे को, और हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं ये इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। अगर 10 बंदे अच्छी कंपनी खोल लें ना, $1 बिलियन कंपनी खोल लें, तो उससे पूरा देश बदल जाता है। यूएस में कुछ नहीं है, कैपिटलिज्म है, काफ़ी सारे लोगों ने उठ के कंपनीज क्रिएट करी हैं जो सक्सेसफुल हो गई, जिसने देश को सक्सेसफुल हो गई। मेरे ख्याल से हमारे में से भी, अगर जैसे आप भी कर रहे हो, आपके 10 स्टूडेंट्स उठ के भाई $1 बिलियन कंपनी शुरू कर देते हैं, तो भाई एक हमारे लिए फुलफिलमेंट कितनी तगड़ी आ जाती है। और जो लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करा जा सकता है, बहुत ही इजीली करा जा सकता है। और अब कोई भी एक बिजनेस को इस टाइम पे डिजिटल स्पेस से जोड़ दो, सोशल मीडिया से जोड़ दो, हल्का फुल्का आप थोड़ी मेहनत करो, 3-4 साल रगड़ो उसके ऊपर, आप एटलीस्ट 10 लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और जो सक्सेस रेशियो है, आपने भी मेरे को ये चीज़ बताई, मैं तो कभी उससे सोचा नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई में ज़्यादा उसमें था नहीं, कि भाई आईआईटी या फिर किसी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो 10 लाख लोग बैठते हैं, जो परसेंटेज है जो लोग एक्चुअल सेलेक्ट होते हैं बहुत ही कम है। बिजनेसेस में 10% है, 10% सक्सेस रेशियो बहुत ही तगड़ा है। 100 में से 10 बंदे ही बन गए ना, वो
और 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे वो। तो मेरे ख्याल से है डेफिनेटली एक तगड़ा स्कोप है। मैं कोई बोलता नहीं हूँ बोलने वाला, बट ये चीज़ें तो मेरे को दिख ही रही हैं सामने, ये फैक्ट्स हैं, ये मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं इसमें। ये फैक्ट है यार। आपका शुरुआत के फर्स्ट साल में आपके बेसिकली स्टार्टअप जो होते हैं जो सक्सेसफुल जाते हैं वो 10% सक्सेस रेशियो होता है, और उसके बाद आपका सक्सेस रेशियो काफ़ी बेटर है। तो कहाँ आप 10 लाख लोग 1000 सीट के पीछे भाग रहे होते हैं, इनफैक्ट 80 सीट के पीछे भी भाग रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ एक IAS एग्जाम को पकड़ लें कि IAS बनना है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को, मेरे घर में सारे वही हैं, मैं चाह के भी, पर आपको ये देखना है कि यार मेहनत सब कर रहे हैं, कौन सी जगह जहाँ पे कम मेहनत करके। अगर मैं आपके देखूं लाइफ में 2-3 ऐसे डिसीजंस आप बताओ जिन्होंने डायरेक्शन बदल दी हो। जैसे एक मुझे लग रहा है आपने क्लास 11th में, आप आज 25 के हो, तो जब आप 11th में थे, ओ भाई साहब, उतने पहले जब टेक था भी नहीं, यूट्यूब कुछ नहीं था उस टाइम इतना, तब आपने 11th में डिसाइड किया कि ओके यार मेरे को कुछ इस डायरेक्शन में जाना है। कॉलेज फर्स्ट ईयर में आपने शायद थोड़ा और मूड बना लिया होगा कि 2 साल हो गया, मेरे को थोड़ा और जाना है। 3rd ईयर तक आपने हाँ जाना ही है। तो वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आपको लगता है कि यार ये अगर ये 3 दिन हटा दूं मैं अपनी लाइफ में से, तो हो सकता है मेरी ट्रैजेक्टरी पूरी डिफरेंट होती। ऐसे 3 दिन निकालना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही एक स्लो एक डेली प्रोसेस थी कि डेली थोड़ा थोड़ा एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा। मेरे को ऐसा कोई दिन में नहीं निकाल पाऊंगा, महीने भी नहीं निकाल पाऊंगा। वो मैं डाल ही देता, अगर वो पहली वीडियो ना भी डालता मैं तो 2-3 दिन बाद और डालता। मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि एक वीडियो डाल के रुक जाएंगे, मेरा प्लान ही ये था कि और डालते रहेंगे। तो वो फर्स्ट वीडियो भी कुछ ऐसा खास नहीं थी मेरी कोई वैल्यू भी इमोशन भी अटैच नहीं है मेरा पहली वाली वीडियो का। बट एक चीज़ जो बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरे साथ, वो ये हुआ कि मैंने रियलाइज़ करा कि थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं उससे बता रहा था, एक चेंज मैं बोल सकता हूँ कि जो डिसीजंस लिए ना वो मेरे इंटेंशनल डिसीजंस थे कि मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, तो एक मैं काफ़ी बड़ा डिसीजन बोल सकता हूँ कि भाई कॉलेज के बाद मैंने एक जॉब नहीं ली, मैंने यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर लिया। तो वो डेफिनेट एक हो सकता है कि भाई उस टाइम पे मेरे को मिल रही थी जॉब, मेरे को काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, और ज़्यादातर लोग मेरे आसपास बता रहे थे मेरे को कि भाई मेरे को जॉब के साथ यूट्यूब कर सकते हैं। बट वो एक डिसीजन था कि भाई नहीं, मैं तो भाई एक ही चीज़ करूँगा, इसी में आगे जाएंगे। तो वो एक बहुत, उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं थे, मेरे ख्याल से 2000 से 10,000 के बीच में ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स रहेंगे, तो कुछ खास ऐसे हाँ बहुत कम थे। तो वो एक डिसीजन बोला जा सकता है। दूसरा, एक आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे तब 10,000 थे हमारे पास। हाँ 10,000 के अराउंड कुछ थे मेरे सब्सक्राइबर्स। एक इनिशियल स्टार्ट मेरा हुआ, एक क्वेश्चन करना होता है कि जैसे मैंने जो अभी तक चीज़ें करी हैं पूरी लाइफ में, सारी मैंने ये सोच के करी हैं कि भाई पेरेंट्स ने बता दिया तो ये सही होगा, या फिर आसपास लोगों ने बता दिया तो सही होगा, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें बता दी जो एक बिल्ड हो जाते हैं ओवर टाइम, जैसे स्कूल सिस्टम ने सारी ने। तो एक क्वेश्चन होता है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। वो जब मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन करना शुरू करा ना चीज़ों को, कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मैं कोडिंग क्यों कर रहा हूँ। तो सारे उसके आंसर ज़रूर नहीं है कि उस टाइम ही मिल गए थे, बट वो ओवर टाइम मेरे ख्याल से वो कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे आंसर मैंने शुरू किया ना, तो क्लैरिटी मिल गई कि भाई इन सबको तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रेशर में कर रहा हूँ कि किसी ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल चीज़ें करनी चाहिए वो ये, तो उन पे मैं काफ़ी क्लियर डिसीजंस ले पाया, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी कि भाई हाँ मैं इसलिए ले रहा हूँ, तो अगर नहीं भी होता तो चलेगा। बहुत कंफ्यूजिंग सा आंसर था, नहीं बहुत, बट बच्चा पकड़ने वाला पकड़ गया। काफ़ी होपफुली रॉ और ऑनेस्ट आंसर था। सबसे मुश्किल वही होता है कि जब लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। 10,000 तो बहुत छोटा, एक आप उस पर यूँ नहीं कह सकते कि मैं कुछ डायरेक्शन में जाना है। आपके लाख, 4 लाख, 5 लाख होते हैं, तब आप थोड़े कॉन्फिडेंट होते हो। 10,000 पे वो एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है, क्योंकि अर्निंग सोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता।
और आपने अमाउंट ऑफ साल भी तब तक काफ़ी लगा दिए थे, 11 से लेके कॉलेज फाइनल ईयर तक 10,000, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप उस पर रिस्क ले रहे हैं कि यार नहीं, मेरे को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना है। किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में अगर हम देखें, दो चीज़ की जाती है, इधर यू हैव टू बी द फर्स्ट और यू हैव टू बी द बेस्ट। और आज के दिन जैसे अगर कोई बच्चा कहता है कि भैया मार्केट तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उस पर जैसे वो तो हमेशा से सैचुरेटेड, अगर आप देखोगे आपसे 20 साल बाद जो पैदा होगा वो भी इसी मार्केट के अंदर आएगा। और इनफैक्ट जहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, शायद हम 10 नाम बताने में मुश्किल होंगे कि ओके टेक में ये लोग हैं, तो वो तो मार्केट बहुत कम है अभी। मेरे को लगता है अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, आने वाले 5 साल बाद 6 साल बाद ये चीज़ थोड़ी सैचुरेट हो रही होगी जब और लोग इसके अंदर आ रहे होंगे। तो ऐसे में एक चीज़ होती है यूनिकनेस। आप एप्पल का जैसे सुबह एग्जांपल दे रहे थे, थिंक डिफरेंट, तो उस पर आपका क्या टेक है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हो, आपने जैसे पहले कहा कि मेरा एक कोर है बिजनेस का, कि यार कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए सोसाइटी में लॉन्ग रन में, जब मैं पीछे मुड़ के देखूं, राइट। तो क्या इस पे आप कमेंट करना चाहोगे कि एक कोर वैल्यू हो गई, साथ में एक यूनिक फैक्टर? तो हमारा ये था कि जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ वॉल्ट डिज्नी से, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी क्रिएट करी थी, और उनका ये था कि भाई मैं लोगों को हंसा देता हूँ, उससे अगर वो सीख जाए तो बढ़िया है। अगर मैं सिखाने जाऊँगा तो हो सकता है एक बंदा भी ना बैठे, अगर मैं हंसाने जाऊँगा तो हज़ारों करोड़ों लोग बैठ जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। तो मेरा भी यही मोटिव है, मैं भी मतलब उसी तरीके से, थोड़ा मेरे को भी बहुत इंस्पायरिंग लगा वो कि हम हंसाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, कि मम्मी हैं या फिर मेरे पापा हैं या फिर कोई भी एवरेज समझ लो। मेरे को बहुत एक अच्छा लगा था जब एक रिक्शे वाला था, रिक्शा वाले भैया थे, वो मेरी वीडियो देखते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा एक अंदर से फीलिंग आई कि भाई मेरी वीडियोस यहाँ तक भी पहुँच जाती हैं, कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि भाई, और वो भी अगर समझ लो 4 मोबाइल की वीडियो देख लें या फिर थोड़ा बहुत फोटोग्राफी के ऊपर देख पाएँ, तो हो सकता है उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो मैं भी उसी चीज़ के साथ चलता हूँ कि भाई एक यूनिक फैक्टर हमने ऐसा कुछ लेके नहीं चला। मेन ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हम एंगेज कर पाएँ, उनको मज़ा भी आए देखने में, टाइम पास हो जाए। तो जोक वोक मारना तो ऐसे ही शुरू कर दिया था, लोगों को पसंद आ रहा था, ठीक है मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वो जोक वाला एक वो भी स्टाइल ही बन गया। फिर उसके बाद और भी चीज़ें बहुत फास्ट पेस रखने की कोशिश करते हैं, बहुत रॉ रखने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बस इसीलिए हैं ताकि लोग ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ। हम क्विक पेज बनाते हैं, फ़नी रखते हैं, वियर्ड चीज़ें कर देते हैं, वो सारा इंटेंशनल है, वो सारे इसीलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और कोई भी अगर बंदा देख जाता है वीडियो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक पीस ऑफ वैल्यू हम दे जाते हैं, ये हम कोशिश करते हैं हर वीडियो। इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो हुई थी, साथ में एक एटीट्यूड होता है जो कि आदमी सबकॉन्शियसली, आप जिससे बात करोगे आप वहाँ से पिक करना स्टार्ट कर देते हो। तो मान लो आप ऐसे होता है ना, दोस्तों के बीच में होते हैं, एक जोक होता है, अच्छा लगता है तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ वो सेम जोक बातों में, वो एक चीज़। ये हमने ऊपर से टेक बर्नर के बारे में जाना। अगर हम यूँ देखें कि एक टेक बर्नर के दिन कैसा होता है, स्पेसिफिक्स में जाएं, डिटेल्स में जाएं कि क्या हम टारगेट्स बनाते हैं महीने से पहले, साल के हमने टारगेट बना रखे हैं, 5 साल 10 साल के बना रखे हैं, या दिन में चीज़ें कैसे शेड्यूल हो रही हैं, ये चीज़ें बहुत चिल हैं। ये हमने ना सब ट्राई करके देखा, मैं एकदम जेन्युइन बताता हूँ। मेरे को एक काफ़ी बड़े बंदे ने एक चीज़ बताई थी, इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है, मतलब 1000 करोड़ नेटवर्थ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि इंडिया एक ऑर्गेनाइज्ड कियोस है। उसको आप स्ट्रक्चर करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। और इंडिया में हम अपनी हिस्ट्री देखें ना, तो राजा महाराजा थे, इंडिया एक टाइम पे सबसे अमीर नेशन हुआ करता था। तो इंडिया एक बहुत ही, मेरी एक काफ़ी अच्छे इंडिविजुअल से बात हो रही थी, मतलब उसको सक्सेसफुल बोला जा सकता है उनको, 1000 करोड़ प्लस नेटवर्थ। उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई थी जो मैंने बहुत ज़्यादा खुद भी नोटिस करी, कि इंडिया एक ऑर्गेनाइज्ड केओस रहा है, और वो एक कल्चर में बिल्ट इन है। कि हम अगर पास्ट भी देखें तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट, और बहुत टाइम तक रिचेस्ट रहा था। राजा थे, कल्चर थे, अलग अलग डिफरेंट कल्चर हैं, गॉडलेस हमारा एक पूरा नेशन है,
कितने हज़ारों लाखों तो हमारे देवता हैं। फिर उसके बाद अब 100 मीटर जाओ, कल्चर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा केओटिक सी थी, बट विजन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी वजह से सक्सेस हो पाया था। तो वो मैंने उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करी, और हमने ट्राई करा कि हम सारी चीज़ें स्ट्रक्चर कर दें भाई, मंथली डेडलाइंस रख दें, ये कर दें, इसकी टाइमिंग ये, उसकी टाइमिंग ये, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके मैं ट्राई करा। और मैंने एक प्रोफेशनल को बुलाया जो करता था कंपनी की स्ट्रक्चरिंग और ये सारी चीज़ें। बट उसमें दिक्कत क्या आई कि हम सब हैं सारे क्रिएटिव लोग, और क्रिएटिविटी का आप टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। सुबह एक चीज़ 9 से 10 में हो जाएगी, कभी कभार उसको 8 घंटे लग जाते हैं, कभी कभार 2 मिनट में आ जाती है, तो वो नहीं हो पाई। बट मैंने पर्सनली क्या करा कि हमने विजन क्रिएट कर दिया कि हमको यहाँ जाना है, ठीक है। और वो जाना इज़ नॉट सब्सक्राइबर्स कितने होने चाहिए, कितने व्यूज़ आने चाहिए, वो जाना इज़ लाइक कि हम किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने ब्रांड को, उस वे में। तो काफ़ी डिफाइंड सा है गोल। तो मैंने बस अच्छे लोगों को साथ में जोड़ दिया, और उनको कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हम एक स्टार्टअप की तरह ही, एक बंदा एक चीज़ देखता है, एक बंदा एक चीज़ देखता है, और उन सबको पता है क्या करना है। और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि जो तगड़े लोग होते हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको आप एक रूम में बिठा दो, वो अपने आप चीज़ें करते हैं। उनको अगर आप दिखा दो कि कहाँ जाना है, अपने आप कुछ ना कुछ करके वो कर देंगे, क्योंकि मेरे को ही नहीं पता ना, बस ट्रेन फ्लाइट पकड़ के। हाँ, अपने आप। और जेन्युइनली मैं कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो लोग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो मेरे को कभी बार बताते हैं कि हमको इस जगह नहीं, इस जगह जाना चाहिए। लाइक वो प्रोसेस है। अब हो सकता है गलत हूँ मैं, क्योंकि हमारा भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है। हम इंडिविजुअल टेक बर्नर को देखें तो लगभग एक मोटा मोटी डे कैसा सा रहता है। बच्चों को ये होता है कि ओके भैया कितने दिन आप काम करते हो, कितने दिन नहीं करते, कितने, और मंथ में आउटिंग्स कितनी होती हैं। ये पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं किसी क्रिएटर से पूछ रहा हूँ। हाँ, हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिन में से लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ। मेरे ज़्यादा कोई दोस्त है नहीं मेरे, क्योंकि दिल्ली में सारे साउथ इंडिया में भेजते हैं, तो मेरी कभी कभार कॉल पे बात हो जाती है। कुछ मेरा खास ऐसे ज़्यादा घूमने घामने का पार्टी वार्टी कुछ नहीं रहता। बहुत बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है मेरा। सुबह मैं 9 बजे उठता हूँ, थोड़ा जिम विम कर लिया, थोड़ा नहा धो लिया, फिर 11:30 बजे के अराउंड तक मैं पहुँच जाता हूँ हमारे स्टूडियो में। और स्टूडियो में सारा हम 11 बजे से अराउंड 8-9 बजे तक हम क्रिएटिव काम करते हैं। और वो मतलब मैं रोकता नहीं हूँ किसी को, जल्दी निकलना है कैसे भी है, बट वो पूरा टाइम मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। ना मैसेज देखता हूँ, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब। बस क्रिएटिवली मैं सोचता हूँ, और क्रिएटिव चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, कैसे चीज़ों को करा जाए। और बहुत फोकस्ड मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे मैसेज देखता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता हूँ। जब घर पहुँच जाता हूँ मैं 9, 9:30 के अराउंड, या कभी कभी 10 हो जाता है। थोड़ा बहुत मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे थोड़ा बहुत कभी कभार मिल लिया, तो 10-11 तक मैं घर पहुँचता हूँ। और पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत बात करी, और थोड़ा चिल करता हूँ 1-2 घंटे, और 12:30-1 के अराउंड में सो जाता हूँ। तो यही रहता है मेरा। सैटरडे संडे में एक दिन ऑफ लेता हूँ, और अगर मेरे को घूमने वूमने में कहीं जाना होता है, मेरा ऐसा होता है फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग में जाता हूँ कहीं पे भी, जहाँ पे भी मन है, फ्लाइट पकड़ते हैं, जाके घूमते घामते हैं सैटरडे संडे और वापस। और कभी कभार कुछ काम होता है वो निपट जाता है, काम का काम, मीटिंग होती है 1-2 कुछ होता है वो निपट जाता है। बट अगर मेरा कुछ भी कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, तो एक दिन मैक्सिमम 2 दिन, मोस्टली ऐसा होता है सैटरडे सुबह गए, सैटरडे रात में वापस घूम घाम के वापस अपना घर पे बैठ के सो रहे हैं। तो मेरा सिस्टम रहता है, और वो काफ़ी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कभी। ठीक है। इसमें एक चीज़ किताब पढ़ रहा था कि 3 टाइप के लोग होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो बेस्ट कैटेगरी होती है वो क्लीनर होती है। अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अ पर्सन हु एम्ब्रेसेस इट डार्क साइड। डार्क साइड हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, जो आपकी गट कहती है। डार्क साइड का मतलब ये नहीं आप पकड़ के लोगों का नुकसान कर रहे हो, जाके बुराइयां कर रहे हो। आपके अंदर से गट वाइब आती है कि, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है थोड़ी। आप चीज़ों को लॉजिकली देखते हो, उन्हें कैलकुलेट करते हो, फिर आगे बढ़ रहे होते हो। जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव लोगों पे यार ठीक है, मेरे को कोई डेडलाइन वगैरह नहीं लगानी, वो एक आपकी गट कॉल है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा बोल सकता था उस चीज़ को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश करो, या फिर
ये सारी चीज़ें आपको लगता है आप एक क्लीनर टाइप के बंदे हो, या फिर आप अपनी डार्क साइड एम्ब्रेस करते हो? कुछ ऐसी कॉल्स लेते हो जो कि शायद सबको खुश ना कर रही हो, पर वो काम पक्का करेंगी? क्लीनर एक वो व्यक्ति है बेसिकली जो कि काम एग्जीक्यूट करना जानता है। वो उसका पर्पज़ ये नहीं है कि मैं 4-5 जो साल लोग हैं उनको खुश रखूँ, उसका पर्पज़ ये है कि जो एक मिशन है उसको हम कर रहे हों। तो आपने कभी-कभी ऐसा देखा है कि चाहे फ्रेंड्स हो या कलीग्स हुए, उनका पर वो व्यक्ति होता है जिसके पास अगर काम लिखा है तो वो होगा ज़रूर। वो रिस्पेक्टेड होता है वो व्यक्ति, वो फियर्ड भी होता है थोड़ा-सा, फियर्ड इन अ गुड सेंस कि आपको पता नहीं होता वो व्यक्ति किस टाइम क्या सोच के उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हो। जैसे आपने कहा आज के दिन हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं सिर्फ अकेला चलूँ तब भी मैं अपनी टीम को सस्टेन कर सकता हूँ, उन्हें सैलरी दे सकता हूँ। तो उस पे आपका क्या टेक है? क्या अपनी डार्क साइड एम्ब्रेस करनी चाहिए? क्योंकि सोसाइटी में एज अ इन्फ्लुएंसर हम जब बोलते हैं डार्क साइड, तो उसका मतलब यार ये हम भी बहुत डरते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति गलत ना समझ रहा हो। बुरा करना नहीं, पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के प्रति मैं क्या समझ गया, टेक मैं है? समझ गया। 100%, 100%। मैं मतलब हरामी एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट मैं बोल सकता हूँ अपने आप को मतलब कुछ सेंस में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाता हूँ कभी कभार। ब्रूटल एज इन लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में या बहुत वैसे बात कर रहा हूँ, बट जैसे मेरे दोस्त हैं या फिर जिन लोगों के मैं साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ कि मैं कितने सेकंड किस पर्सन के साथ स्पेंड कर रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त हैं जो मेरे को ऐसा फील होता है कि ये मेरी लाइफ में एक हल्का सा भी एक नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, चाहे अपनी बातों से चाहे अपने माइंडसेट से, तो मैं उनको पहले तो कॉल आउट कर देता हूँ। सेकंड स्टेप होता है मैं हटा ही देता हूँ, मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ। और ऐसा ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि बुरा ना लगे लोगों को, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और एम्प्लॉयज़ के साथ भी जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, सबको ये चीज़ पता होती है कि हमको कुछ डेडलाइंस मीट करनी होती है, और जो हमारा प्रोसेस है वो टाइमली होना चाहिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा होता तो यूजुअली अगर कोई बंदा सही माइंडसेट से काम कर रहा है, सही पैशन से काम कर रहा है, तो वो चीज़ हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। बट होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ना, मैंने क्रिएटिव लोगों में ऐसा देखा है कि मैं उसको ना प्रॉब्लम को लेके चलता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, नॉट अ पर्सन कि वो पर्सन दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम है दिक्कत। तो प्रॉब्लम अगर ऐसा है कि उस बंदे के अंदर ही बिल्ट इन है, तो बंदे को फायर करने में 2 सेकंड नहीं लगा था, ठीक है। बट अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जो मेरे को लगता है कि वो फिक्स हो सकती है, अगर ये बंदा अपने आप को थोड़ा पुश करे, तो मैं डेफिनेटली वो पुश करने के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली चीज़ें करता हूँ। मैं दिन रात काम कराता हूँ। और ये खाली मेरी उससे नहीं है, ये हमारा पूरा ब्रांड ही इस सब सेटअप है कि अगर कोई बैकलॉग है, कोई ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है काम, जिसकी वजह से अटक रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था और उसको करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो या तो हो जाता है या फिर वो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइज, क्योंकि होता क्या है, जब आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड, इतने ज़्यादा क्रिएटिव लोगों को एक साथ जोड़ दो ना, तो सेल्फ पुलिसिंग हो जाता हो। अगर कोई ऐसा बंदा होगा ना, बी प्लेयर होगा ना, वो टिकेगा ही नहीं। वो बी प्लेयर को सभी साइडलाइन कर देंगे। सबको पता होगा कि भाई हमारे साथ ये नहीं टिक सकता, वो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही वो बंदा अलग हो जाता है, क्योंकि या तो उसका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है या वो उस पैशन से काम नहीं कर पा रहा। तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारा सेल्फ मैनेजिंग हो जाता है पूरा फ्रेमवर्क जो है ना। तो मैं बस तरीके बता पाता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि ऐसे है, तो यूजुअली होता क्या है कि जितने क्रिएटिव लोग हैं ना, वो ऐसी चीज़ों में अटक जाते हैं जो टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं। अगर जैसे कोई एडिट कर रहा है, तो मैं उसका बता सकता हूँ कि जो बेसिक कट्स लगाने हैं ना, उसको कट्स को लगाने में 6 घंटे की फुटेज को काटने में 2 घंटे करने में वो पूरे दिन लगा देगा, जबकि वो खाली 1 घंटे का काम है। तो उन सारी चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों में हेल्प कर देता हूँ। बट जो क्रिएटिव काम है, टैलेंटेड लोगों में कुछ मेहनत मेरे ख्याल से नहीं करना। तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सा आंसर है, ज़्यादातर लोगों की हो सकता है काम ना है, बट लाइक हाँ, अगर कोई बिजनेस अपना चलाना चाह रहा है, आपको यार लाइफ में ऊपर जाना है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपने कहा कि मैं फ्राइडे सैटरडे 2 हैं, मेरे को अगर कुछ इवेंट करना है, बाहर घूम के आना है, तो वो दिन आपने स्पेसिफाई कर रखे हैं, एक शेड्यूल बना रखा है कि यार ठीक है 9 बजे उठना है। मेजॉरिटी देखो यार, आप कॉलेज के अंदर हो, दोबारा केओस वाली बात हो गई। काफ़ी मैं ऐसे इंडिविजुअल जानता हूँ पूरी रात नहीं सोते,
सोने का टाइम ही नहीं है, कभी 4 बजे सो रहे, कभी 12 बजे सो रहे, कॉलेज के दौरान उनकी निप जाती है। पर आप 12वीं तक के बच्चे और आपका अगर सोने का टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते। आपका सोने का एक साइकिल होता है, तब जाके आप पूरा बचा हुआ दिन का शेड्यूल आप कर पाते हो। तो 12th तक तो यार आपको जेई के लिए हो, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट लेट नाइट मत जाना, क्योंकि लेट नाइट होते ही खाना भूख लगती है, हम किचन में घुस जाते हैं, फिर तो भाई टाइम 2-3 घंटे खाएंगे तो खाते वक्त कुछ चलता रहना चाहिए, मूवी वगैरह, फिर गया टाइम सारा। पर आप कॉलेज के अंदर हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी साइकिल के साथ। और एक बार जैसे अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको अपने टाइमिंग अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज की जो है उसके अकॉर्डिंग दिन में होते हैं सारे काम, पर वो अपनी शेड्यूल राइट बना रखा है। और आपको बहुत वो चीज़ बहुत सही बोली इन्होंने, ब्रूटल होना पड़ता है कि मैं अपने दिन का एक एक सेकंड किस किस व्यक्ति को दे रहा हूँ। इनफैक्ट आप पेरेंट्स को भी एक तरह से कह देते हो कि मैं आपके साथ शाम को चाय पी रहा हूँ, डिनर खा रहा हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, और वही एक समय होता है। आपका क्वांटिटी मैटर नहीं करता। जब आप एक व्यक्ति के साथ बैठो, सिर्फ आप उसे ही अटेंशन दो, अपने बाकी सारी चीज़ों को आप काटना बंद करो। मैं तो, मेरा मोबाइल है वो हमेशा D&D में रहता है, हमेशा। अगर कोई कॉल करेगा, इनफैक्ट पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दुखी, उन्होंने एक दूसरा फ़ोन भी दिलवाया, पर फिर भी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। उन्होंने कहा हम तेरे को कॉल नहीं कर पाते। मैंने कहा ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो आप, आके नीचे आ जाओ। तो उससे सुकून ही रहता है। दिन जैसे ही खत्म होते हैं, मैं देख लेता हूँ कितनी मिस कॉल है, किस किस को कॉल बैक करना है। आपके पास खुद इतने सारा काम, आपको बंदों को मैनेज करना है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सबको आपको एज अ पावर इस्तेमाल करना है, वेपन नहीं है, ठीक है। पर पकड़ के आप खुद ही को मारे जा रहे हो हमसे, तो फिर कैसे युद्ध लड़ रहे होंगे हम इसमें। तो यार श्लोक, मेरे को आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगा। मतलब आप, हम जैसे एक यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पे हमें दिखता है एक फ़नी क्रिएटिव बंदा जो कि आपको साथ में टेक बता रहा है। तो आपके 2-3 लोग होते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ ठीक है यार, मन भी बना रहेगा, पता भी चल जाएगा, रिव्यू भी हमें साथ में मिल रही है चीज़ों की। पर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, आपको पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करनी है। इसमें चाहे हम, जब ऑर्गेनाइजेशन पीछे चल रही है, उसको आप मैनेज कैसे करते हो, शेड्यूल आपका, ये हम आज देखते हैं। एक व्यक्ति आता है, देखता है ओके 5 मिलियन सब्सक्राइबर, पर उसे ये नहीं दिखता कि ओके भाई 11वीं क्लास से व्यक्ति ने स्टार्ट हो रखे, बीच में जॉब वगैरह छोड़े, आपके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिकल गट फीलिंग पे आप जनाब विश्वास करते हो। आपने एक और विजन अपना बताया था कि आपने 5 ईयर एक विजन ले रखा है, जिस पर आप पिछले 1 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हो, और आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, हमने एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट करने में ना, मैं विश्वास रखता हूँ कि स्टार्टिंग में पूरा प्लान करके अच्छे से एक अच्छी फाउंडेशन एक बार क्रिएट हो जाए ना किसी चीज़ की, फिर उसके बाद उसको रन करना काफ़ी आसान होता है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अभी हमने ये ना स्किम्स का हमने बनानी शुरू करी है, और अभी ये पहला ही मेरे ख्याल से उस पर हम दिखा रहे हैं। बट इस पे हम काम कर रहे हैं कैसे उसको माइन्यूट चीज़ें हम ठीक कर पाएँ। ये परफेक्ट एक जो प्रिंटिंग है, फिर उसके बाद कैसे उसकी जो कटिंग है कैसे परफेक्ट बैठ पाए, कि प्रोटेक्शन भी दे पाए, सारे नेटवर्क में दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हम काम कर रहे हैं, इन सब पे सालों सालों हम काम करते हैं, फिर उसके बाद जाके एक फाइनल चीज़ रिलीज़ करते हैं। हमको पूरा विश्वास होता है, और उसमें हमको पता होता है कि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं चीज़, और इसमें टाइम लगेगा, बट 5 साल बाद 7 साल बाद हम मार्केट में नंबर 1 होंगे इस चीज़ में। इस चीज़ के, इस विजन के साथ ही हम क्रिएट करते हैं चीज़ों को, कि हमको पता होता है कि भाई ये बेस्ट होने वाली है। तो वही चीज़ें हैं, मर्चेंडाइज हो गई, ये स्किन्स हो गई, फिर ऐप्स हैं हमारी, ऐप्स पे हमको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। अभी बात चल रही है काफ़ी कंपनीज के साथ, उनके फ़ोन में डायरेक्ट वो ऐप प्री इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीज़ें, तो वो सब चलता रहता है। बट हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं बाद में क्या अगर आप यार देखोगे तो आप सीखने को काफ़ी चीज़। सबसे पहले आपने एक प्लान बनाया। जब तक आप अपना मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाते, एक रिसर्च है, जो लोग मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिचर होते हैं। कि आपने प्लानिंग कर ली, मेरे को अगले 5 साल क्या करना है, ज़िंदगी के साथ क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। और दूसरी चीज़ यार ये कि आज ये शुरुआत भी नहीं हुई, आप अभी डेवलपमेंट फेज में हो, पर फिर भाई आपको इतना अपने ऊपर विश्वास है कि यार मैं 5 या 7 साल में नंबर 1 पे आ रहूँगा। ये एक ऐसा बिलीफ है जो कि आप अपने आप को एक बहुत पहले से बताते आ रहे हो। 5 साल पहले आप अपने आप को बना रहे हो, उसी पे बिल्ड कर रहे हो। दिन में आपके पास ये 5 से 7 बार थॉट मिनिमम आता होगा, इस पे आपने प्रॉपर बैठ के काम किया है। जेफ बेजोस ने एक बार बोला था कि 25 साल पहले वो एक इन्वेस्टर के पास गए, जब उनके पास सिर्फ एक गराज था, किताबें थी, और उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन किताबें बेचने वाला हूँ, मेरे को फंडिंग दे दो। उन्होंने कहा, वो हंसने लग गए क्या कर रहे हो यार। तो मैंने कहा तुम हंसो मत, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और 100 बिलियन से ज़्यादा वर्थ रखूंगा। उस टाइम में पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं था जिसके पास $100 बिलियन हो, पर 25 साल बाद वो चीज़ एक रियलिटी बन रही है। तो सोसाइटी आपको चाहे कुछ भी कहे,
आपको जनाब वो बिलीफ बनाने पड़ते हैं, और ये बिलीफ एक दिन में नहीं बनते, 4 से 6 महीने लगते हैं। आपने अपने पुराने बिलीफ पिछले 10-15 साल में बनाए हैं, राइट। और काफ़ी बार हो सकता है यार आपके अंदर दिमाग में ये थॉट आ रही हो जब नंबर कम आए या कोई चीज़ पास ना हो, फेल हुए हम, यार शायद मैं एक लूज़र हूँ, मैं चीज़ शुरुआत कर देता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ, शायद मेरे में वो बात नहीं है। पर जनाब बिलीफ को टूटने में सेकंड चाहिए। धरती पहले फ्लैट थी, सब मानते थे, एक बार गोल पिक्चर देखी, सेकंडों में टूटा। आपको अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। आप चाहे पॉडकास्ट के, आप ये पॉडकास्ट अभी तक अगर देख रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो। कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा कोई भी एक नेगेटिव छोटी सी इन्फ्लुएंस होती है, आप पर एलिमिनेट कर देते हो। अपने यंग 20s टीनेज के अंदर आपको इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रखना है। मान लो घर में ही ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपसे 4-5 साल आगे हैं आपके पर्टिकुलर डोमेन में। एक व्यक्ति जिसने 5-6 साल काम कर रखा है एक इंडस्ट्री में, 10 साल काम कर रखा है, उसके साथ आप आधे घंटे में इतनी चीजें सीख सकते हो जो कि हो सकता है आपको 5 किताबें ना बता पाए। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यार आपको काम करना है। अपने फेलियर्स को यूं समझो, फेलियर क्या ही होता है यार, वो लर्निंग फेज होता है। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप पैदा हुए आपको सब पता, राइट क्या स्टेप्स लेने, इधर से इधर जंप मारूंगा, इधर जंप, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, सब गिरते हैं, ठीक है। और गिल्ट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। शायद आप कॉलेज के टाइम वो डिसीजन नहीं लेते, तो आज के दिन हो सकता है किसी और को देख के आपके गिल्ट होता है कि यार काश मैं ये शायद चीज़ कर लेता, शायद क्लिक हो जाती। अब आपको शायद नहीं है, शायद गया, आपने हमारा काटा, अपन जा रहे हो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये पॉडकास्ट यार काफ़ी शानदार रहा, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हमें। टेक बर्नर श्लोक की एक और अंदर की साइड हमें पता चली। इसी के साथ यार आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। और थैंक यू यार श्लोक, काफ़ी मज़ा आया, मुझे पता ही नहीं था आप पास में घर में रहते हो। और आई होप अगले साल भी इसी प्रकार से 5 नहीं, आपका 15, 20, 25 मिलियन और बड़ा चैनल बने, और 1 ट्रिलियन सपना में लो और उसको बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप नंबर 1। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।